अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें पुलिस एहलकार, खास तौर पर पुलिस के सीनियर ऑफिसर के रवैये पर तनकीद हुई। सख्त तनकीद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहरी पुलिस अफसरान के इस तरह के रवैये से कितना तंग हैं, क्योंकि वाकया एक शख्स के साथ है, एक फैमिली के साथ है, मगर जो रिएक्ट किया है सोशल मीडिया पर वो सब ने किया है। सब इस वाक़े से रिलेट कर रहे हैं। एक गाड़ी को पुलिस काफिले ने रोका। गाड़ी में सवार फैमिली को पुलिस एहलकारों ने कहा कि साहब बुला रहे हैं, वो साहब की गाड़ी के पास जाकर उनसे बात करें। इस पर गाड़ी में सवार खानदान ने सिर्फ ये पूछा कि उन्होंने जुर्म क्या किया है, उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है, वो क्यों जाएं, साहब खुद उनके पास आ जाएं। क्या मामला होता रहा, देखिए। सर हैं कौन? आप सर को यहाँ बुला लें। आप सर को यहाँ बुला लें। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, आपको खुद पता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सर का नाम बताइए जरा। नहीं, सर का नाम तो बता देना। सर का नाम बताइए। आपने रोका है मुझे सड़क के बीच में इस वक्त। आपको रोका है तो आप बात तो सुन ले सर। बात नहीं, आप उनको बुलाइए, हम बात कर लेते हैं। बात करें, आपको बुलाया है सर। हम क्यों जाएं? हम सिटीजन हैं यहाँ के। आप हमें ऐसे गाड़ियों से उतार के बुला नहीं सकते। हम कोई शहनशाही मुल्क में नहीं रहते कि आप हमें ऐसे ही बुला लेंगे। आप उनको बुला लें, हमसे बात करनी है, आइए बुलाइए। बादशाह है क्या वो कि मैं उतर के उनके पास जाऊँ? मैं क्यों उतर के उनके पास जाऊँ? आप लोग शराफत करें। सड़क पर चलते हुए गाड़ी को आप लोग रोक रहे हैं और आप लोग ये शराफत कह रहे हैं। एक मिनट मैडम नॉकिंग एट माय डोर। यू आर ब्लॉकिंग आवर कार। यू आर ब्लॉकिंग आवर कार। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस तनकीद की जद में आई। ये सवालात उठाए गए कि पुलिस का यह रवैया किसी सूरत दुरुस्त नहीं। इसी तरह से अचानक गाड़ी रोकना और फिर मुसल्ला एहलकारों का आना, फिर इन एहलकारों का साहब के पास जाने का कहना हैरेसमेंट के जमरे में आता है। वीडियो सामने आने के बाद ये पता चला कि फैमिली को रोकने वाला काफिला से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एडिशनल आईजी डॉक्टर कामरान फजल का था। बाद में उन्होंने ये दावा किया कि उस गाड़ी ने 2-3 मोटरसाइकिल सवारों को बुरी तरह ओवरटेक किया था, फिर हमारी गाड़ी को भी ओवरटेक किया। इसलिए पूछने के लिए इस गाड़ी को रोका था, समझाने के लिए इन्हें रोका था कि क्या मसला है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली इस वीडियो का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। लोगों ने पुलिस ऑफिसर के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। शहरियों की तनकीद से लग रहा है कि सिंध में पुलिस एहलकारों के रवैये से शहरी कितने परेशान हैं कि इस वाक़े से सब रिलेट करते हुए पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हमारे साथ इस वाक़े में मुलव्विस एडिशनल आईजी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कामरान फजल साहब मौजूद हैं। कामरान फजल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ये वाक़या आपने देखा, वीडियो वायरल हुई, आप पर शदीद तनकीद हो रही है और जाहिर है उस वक्त तो शहरी ने वीडियो बना ली तो आवाम के सामने ये सारा का सारा मंजर भी आ गया। आप कह रहे हैं कि उन्होंने 2 मोटरसाइकिल सवारों को ओवरटेक किया, फिर आपकी गाड़ी को भी ओवरटेक किया, इसलिए आपने रोका। सब मगर पुलिस एहलकारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर एक तरफ आपकी फैमिली थी, दूसरी गाड़ी में फैमिली है, गन्स लेकर चले गए, कह रहे हैं साहब बुला रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हमने क्या गलत किया है, हम वहां क्यों जाएं, आप चले जाते उनके पास। इतना सारा क्राइसिस पैदा हुए सारे वाकये से। नहीं, मैं अर्ज करूं शाहजेब भाई, इसमें प्रॉब्लम ये है कि सीटीडी का अपनी एक नौयत का काम है। उसमें इट्स ए नॉट ए नॉर्मल ट्रैफिक चेकिंग के हम ठीक है वायलेशन जहाँ हो, जैसे अभी मैं एक दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर सामने स्ट्रीट क्राइम हो रहा हो, कोई पिस्टल निकाल के, तो वो आई कांट से कि जी ये मेरी जुरिसडिक्शन इज जस्ट टेररिज्म, आई हैव टू चेक दैट। तो उस हवाले से उनकी जब 2-3 जगह वायलेशन की कट लगे मोटरसाइकिल्स को, तकरीबन वो गिरते गिरते बचा। फिर हमारी गाड़ी जब क्रॉस करी थी फिर तो आई सेड टू माय गार्ड्स कि यार आप सिर्फ पोलाइटली जाके एंड आप उनका बिहेवियर देख लीजिए। मैंने उन्हें कहा कि यार लेडी से आपने बात नहीं करनी, हम सिर्फ जेंट जो है उसे कहना है कि 5 मिनट मेरी बात सुन ले। मैं उसको समझाना चाहता हूँ कि ऐसी लेन जो डुअल जिस पे ट्रैफिक चल रही है उसको आप यू कांट गो विद दिस स्पीड, ये इस तरीके से आप कट नहीं लगाएं। दिस इज ऑल दैट हैपेंड। और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्शन ये ली कि जी आप उनको बुलाएं। अब आई वुड हैव डेफिनेटली लव टू गो अगर हमारे ये सिक्योरिटी थ्रेट्स ना हो, क्योंकि मेरा गार्ड गनमैन उधर खड़ा हो गया कि सर आप नहीं उतरना। बड़ी दफा हमारे पास ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिसमें हमारे बड़े सीनियर अफसरान, जिनमें चौधरी असलम है, बाकी लोग हैं, हमारे सीटीडी बाकायदा कॉम्प्लेक्स पे भी अटैक हो चुके हैं। तो वी कांट टेक सच ए रिस्क। लेकिन आई नेवर थॉट कि इस चीज को वो इतना ज्यादा ब्लो अप करेंगे कि पोलाइटली बुलाने पे भी कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा सिर्फ साहब ने आपसे बात करनी है। वैसे पोलाइटली बुलाने की तो बात ही नहीं है। पोलाइटली आप कितना भी किसी से बात कर लें, असलहा आपके एहलकारों के पास मौजूद है तो अगले बंदे पर वैसे ही बहुत प्रेशर पड़ जाता है और एक फैमिली दूसरी तरफ है। चौधरी असलम साहब की आपने मिसाल दी। चौधरी असलम साहब जाहिर गाड़ी में जा रहे थे, एक दूसरी गाड़ी उन पर आके लगी, उनकी गाड़ी रवा दवा थी। तीसरा मसला यह है इस सारे के सारे इशू में
कि आप कैसे किसी को भेज रहे हैं? अगर आपके अहलकार हैं, उनके पास गन्स हैं, तो वो जाके बताएंगे नहीं कि आपने गलती क्या की है? अगर कोई पूछ रहा है कि भाई हमसे क्या गलती हो गई है, कौन सा अफसर हमें बुला रहा है, कोई ऐसे ही आपके अफसर चले जाएंगे जिनके पास बाकायदा तौर पर गन्स होंगी और एक फैमिली को करेंगे, तो वो हैरास ही होगी ना आगे से जाके। जी जी शाहजेब भाई, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि मैंने उनको प्रिसाइजली कहा ये कि मैंने समझा, आई वाज सपोज टू टेल देम कि आप ये ड्राइविंग कैसे कर रहे हैं। अब मेरे सिपाहियों में तो वो नहीं है ना उनको वो है कि आप बताओ इन्हें कि ये कट है, फलाना ऐसे आपने गलत किया, फलाना किया। इट वाज हार्डली अ मैटर ऑफ 2-3 मिनट्स। उसके बाद ये हुआ, क्योंकि मेरी फैमिली बीच में बैठी हुई थी, फिर दोनों फैमिलीज आपस में मिली एंड इट वाज सॉर्टेड आउट कि ठीक है आइंदा नहीं होगा, ये नहीं होगा। दोनों आपस में गले मिले एंड दे वेंट अवे। आई डोंट नो फिर उसके बाद क्या हुआ है ना। तो अगर आपके गार्ड्स को पता नहीं था इतने देर तक, आपके आर्म्ड गार्ड्स जिनके पास असलहा मौजूद है वो फैमिली के साथ उलझते रहे, बाद में वो खातून आपके पास आई है तो आपने कहा कि मेरे जो दरवाजा है उसको नॉक ना करो, मगर बाद में आपकी फैमिली भी उतरी, वो भी उतरे, आपने सॉर्ट आउट बात करके ही किया आखिर में जाके। इतना बड़ा मसला ना होता और आपको जरूरत क्या थी किसी को यह समझाने की कि उन्होंने किस तरीके से ड्राइविंग करनी और ये सब करना? नहीं देखिए ना, जब वो बिल्कुल टोटली एक चीज सॉल्व नहीं हो पा रही थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं एडमेंट थे कि ये इनको, एंड प्लस मेरे ऊपर आके वीडियो का बाकायदा कैमरे का इस्तेमाल, मेरी फैमिली, मेरी बेटी बैठी थी, मेरी वाइफ बैठी थी। फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है यार आप इनको को एक साइड पे हो जाए, मैं इनसे बात करता हूँ। दैट इज हाउ आई देन गॉट ऑफ, और उनसे बात की कि यार ये ड्राइविंग इस तरह नहीं होती। एडिशनल आईजी साहब, आपकी फैमिली ज़ाहिर है काबिल एहतराम है, उन्हें हैरास होना नहीं चाहिए, मगर अगर एक खातून अपने हाथ में मोबाइल लेके आपकी काली शीशे वाली गाड़ी पर आके नॉक करती हैं तो आपको बड़ी फिक्र हो गई अपनी फैमिली की। दूसरी तरफ एक और फैमिली है जिस पर आपके गार्ड्स, आर्म्ड गार्ड्स गन लेकर 5 मिनट से सवालात कर रहे हैं, तो उस फैमिली की आपको फिक्र नहीं है। खातून मोबाइल लेकर आपकी काली शीशे वाली गाड़ी के आगे खड़ी हो गई तो आपको फैमिली का ख्याल है, जाहिर है वो काबिल एहतराम है आपकी फैमिली, दूसरे लोगों का एहतराम नहीं है आपको, वो हैरास नहीं हो सकते? नहीं आप सही कह रहे हो, सबकी फैमिलीज बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन आप डेमिनार देखें, जो बॉडी लैंग्वेज है मेरे गनमैनों की, मेरा जो भी जो शिफ्ट इंचार्ज था उनका बड़ा तरीके से बात करना था, उससे कोई हरास होने का एलिमेंट तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी सूरत नजर आ रहा है उसमें। मतलब तमीज का सवाल ही कैसे पैदा होता है? आपकी अगर फैमिली हो, उससे कोई कितनी भी तमीज से बात करे, 4 लोग हों जिन्होंने गन्स तानी हुई हो, इस शहर के जो हालात रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुंह से तमीज से बात कर रहे थे, वैसे गंज ली हुई हैं, लोगों को उनका जुर्म नहीं बता रहे थे, आपके बच्चे, आपके अहले खाना जो हैं वो एक खातून की मोबाइल फोन लेकर काली शीशे वाली गाड़ी में उनको प्रॉब्लम हो गया है, दूसरे गंज लेके खड़े हैं और बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, हैरास नहीं होंगे लोग? नहीं आप मेरी अर्ज सुने, कोई ऐसी बात हमने तो उनसे ना हरासमेंट, अब इसको आप हरासमेंट समझ लें, आप जो भी समझ लें, मेरे बंदों ने सिर्फ ये पैगाम दिया है कि साहब ने आपसे बात करनी है। साहब ने क्यों बात करनी है? साहब होते क्या हैं ये पैगाम भिजवाने वाले किसी को? अगर साहब ने बात करनी है तो खुद आ जाएं। एक तो ये नाका नहीं था, नाका लगा हो, सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी चेकिंग कराएं क्योंकि शहरियों की हिफाजत के लिए है। आपको अचानक बीच सड़क में ख्याल आया, आपने गाड़ी रोकी है, अपने गार्ड्स भेज दिए हैं जिन्होंने असला लिया हुआ है, तो ये आपको अचानक हुआ ना। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप साहब कहां से हो गए? इनके टैक्स के पैसों पर आपको तनख्वाह मिलती है, आप इस तरीके से हैरास कर रहे हैं अपने लोगों को भेजकर, क्योंकि आपको दरमियान में सड़क में ख्याल आया? बिल्कुल सही कह, बिल्कुल सही है। मैंने सारी उम्र यही समझा है, और हम सारे पुलिस ऑफिसर जितने भी सिंध पुलिस के हैं, कम से कम बेशुमार बंदे ऐसे मैं समझता हूं कि हम अपने आप को पब्लिक सर्वेंट समझते हैं। हमने अपनी बहुत सारी मुश्किल टाइम पे बहुत सारी चीजों में हमने अपने फराइज की अंजामदही की है, मुझे सारी चीज का पता है। देखिए उसके बाद जब फाइनल जब एक चीज खत्म हो गई, हमने आपस में एक दूसरे को डिस्कस कर लिया कि ये नहीं होना, वो नहीं होना, दैट इज इट, एंड दे वेंट अवे। उसके बाद आप शिकायत कर रहे हैं कि मामला तय हो गया था, फिर उन्होंने वीडियो क्यों अपलोड की? शुरू में आप अगर उतर जाते, बजाय इसके कि आप अपने आप को साहब समझते रहते और ये सारा का सारा वाकया होता, तो आपको इस सब का सामना ना करना पड़ रहा होता। नहीं मेरे भाई, वी कांट टेक सच ए रिस्क। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि हम एकदम ये कि किसी जगह पे कोई डिकॉय भी तो कर सकता है, कोई किसी जगह करके रोक के जी मैं उतर के खुद खड़ा हो जाऊं वहां पे। सब एक तो आपने कहा कि रिस्क नहीं ले सकते, जाहिर है पुलिस वालों की सिक्योरिटी बड़ी अहम है और ऐसे वाकयात जरूर हुए हैं, मगर ये गाड़ी आपको नहीं फॉलो कर रही थी, आपने गाड़ी को फॉलो करते हुए आपने रुकवाया है। चौधरी असलम साहब का जो अनफॉर्चुनेट वाकया है, गाड़ी इन्हें आके उनको लग गई थी, तो अगर आपको यह डर था कि अगर आप जाएंगे
तो इस कोई बंदा खुदकश ना हो, वो अपने आप को फाड़ ना ले, इसलिए आप नहीं गए, आपने अपने गार्ड्स को भेज दिया। तो आप तो इनको अपने पास बुलवा रहे थे ना, तो बजाय इसके कि आप अकेले जाते और आपको ये शक था कि वो अपने आप को फाड़ ना ले, तो आप उनको अपने पास बुला रहे थे। आप तो अपनी फैमिली के साथ बैठे थे, अगर आपके पास आके कोई खुदकश बमबार अपने आप को फाड़ लेता तो आप क्या खुदा ना खास्ता अपने आप को और अपनी फैमिली को दोनों को खतरे में डाल रहे थे अपने पास बुला के, बजाय इसके कि आप उसके पास जाते क्योंकि आपको डर था कि कहीं ये खुदकश ना हो। शाहजेब साहब, आप तो ये हाइपोथेटिकल मर्जी है उसमें कि कोई कहीं फट जाता है, फायरिंग कर देता, कुछ आपके सामने है क्या कराची में ऐसे मामलात हुए नहीं? तो हुए हैं, तो आप जब ये कह रहे हैं उसके बावजूद आप एक गाड़ी को सड़क पर रोक रहे हैं, फिर आप ये कह के उसके पास नहीं जा रहे हैं कि कहीं वो खुदकश ना हो और फट ना जाए, इसलिए आपने अपने गार्ड्स को भेजा, मगर आप उसे अपने पास भी बुला रहे हैं जहां पर आपकी फैमिली भी है, तो आप तो अपनी फैमिली को भी अपने साथ खतरे में डाल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई फट जाता तो खतरे में क्यों नहीं पड़ता? तो फिर आप ये कैसे ड्राइव कर रहे हैं कि आपने वहां, आप खुद इसलिए नहीं गए, अपने गार्ड्स को भेजा? गार्ड्स की जिंदगी भी वैसे अहम है कि कहीं वो खुदकश ना हो, क्योंकि माजी में वाकयात हो चुके हैं। चौधरी असलम साहब की मिसाल दे रहे हैं, बाद में आप उसको अपने पास भी बुला रहे हैं। और साहब, आप अपनी जो तरह तरह की बातों से दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वाकये का, वो कहीं से सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि इस तरह तो आप अपनी फैमिली को भी खतरे में डाल रहे थे। नहीं शाहजेब साहब, ये इन्फ्लुएंस आई डोंट नो, ये इन्फ्लुएंस जो है ना, ये आप आई डोंट नो क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, आपको कोई रिग्रेट नहीं है कि अगर एक शहरी, एक दूसरी फैमिली हैरेस हुई है आपके सारे के सारे एक्शन से और बाद में आप ही को सारा मामला निमटाना पड़ा, आपको कोई पछतावा नहीं है कि ये आपको नहीं करना चाहिए था? तो मतलब वो तो मेरी फैमिली भी बहुत हर्ट हुई है, बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई है कि हमारी वीडियोस क्यों बनी, सारा ये क्यों। वो तो फिर फैमिली तो दोनों, आपकी फैमिली की कोई वीडियो नहीं बनी है। अगर आप ना बताते कि काले शीशों के पीछे आपकी फैमिली भी थी तो किसी को पता भी नहीं चलता कि आपकी फैमिली भी गाड़ी में थी। आपकी फैमिली की कोई वीडियो नहीं बनी, आपकी फैमिली गाड़ी में थी, यह भी इसलिए पता चला कि आपने बताया। अगर आप ना रोकते तो आपकी फैमिली को यह सब भुगतना भी ना पड़ता, ना दूसरी फैमिली को भुगतना पड़ता। जी मैं ये बताना जरूरी था ना, मेरा ख्याल है उन्होंने नहीं बताया, उनको सूट करता है, लेकिन ये तो बाकायदा तौर पे मेरी बेटी थी वहाँ पे, मेरी वाइफ थी, बेटा था वहाँ पे, इन सारों ने उतरे, उनके साथ बात की और उसके बाद मामला सेटल हुआ, एक दूसरे को हैंडशेक हुआ, गले लगाए, एंड देन दे वेंट अवे। तो फिर सारे सिनेरियो में आप एडिशनल आईजी हैं, एडिशनल आईजी साहब आप जिम्मेदार हैं फिर दूसरी फैमिली को हैरेस करने के लिए और अपनी फैमिली को हर्ट करने के लिए, जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने इनिशिएट किया, इसके बाद आपने बंदे भेजे जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक दूसरी फैमिली को असलहे के साथ हैरेस किया। तो दो फैमिलीज को इस वक्त अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस से गुजारा तो आप उसके जिम्मेदार हैं बतौर एडिशनल आईजी। चलें, आप इस तरह अगर आप समझते हैं, मेरी एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं है। मैं तो समझता हूँ मैंने बिल्कुल ठीक किया, जो मुझे इंस्ट्रक्शंस है कानून के हवाले से, जो प्रोटोकॉल है, मैंने उसको फॉलो किया। बहुत शुक्रिया कामरान फजल साहब को फॉलो किया है, मेरी फैमिली ने भी भुगता है। आईजी सिंध ने इस मामले का नोटिस ले लिया है और डीआईजी साउथ को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। आईजी सिंध ने 2 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की और कहा है कि आईजी सिंध की गाड़ी में सवार अफराद और एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएँ। दूसरी तरफ कराची में एक और हाई प्रोफाइल कत्ल का मामला है, जहाँ कोई शहरी गाड़ी कैसे चला रहा है उसको समझाना है, इस बात का नोटिस लिया जा रहा है। मगर एक हाई प्रोफाइल कत्ल का मामला है जो एमकेएम के रहनुमा अली रज़ा अब्दी का है। अली रज़ा अब्दी के कत्ल को 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की जानिब से दावे किए गए कि केस को सुलझा दिया गया है। कत्ल में मुलव्विस सहूलतकारों को पहचान लिया गया है, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है, मगर मकतूल के अहले खाना केस की पेशरफ से मुतमईन नहीं है। अली रज़ा अब्दी की वालदा ने आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्हें जारी तहकीकात पर एतमाद नहीं है, इसलिए इस केस में नई और जामे तहकीकात की जाए। तफ्तीशी अदारा बहुत बेदिली से इस केस पर काम कर रहा है और ये कि अदारा कातिलों को बचाने की कोशिश कर रहा है और इस शदीद जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो इस केस की कानूनी तौर पर तफ्तीश करने में बुरी तरह नाकाम रहा है और गवाहियों को और सबूतों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, जो एक भोंडी कोशिश है। और मैं दरख्वास्त करती हूँ कि एक हुक्मनामा जारी किया जाए जिसके तहत इस हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश काबिल एतमाद, ईमानदार, काबिल अहल ओहदेदारों के सुपुर्द की जाए, जिसमें ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरे हसास अदारों के जिम्मेदार अफसरान शामिल हों, क्योंकि इस किस्म की कमज़ोर और मुबहम किस्म की तफ्तीशी कार्रवाई ना तो कानूनी तकाज़े पूरी करती है और ना अहल खाना को मंजूर है।
अब ये अहम बात है कि सियासी शख्सियत जिन्होंने एक मुतहर्रिक ज़िंदगी गुजारी, उनके कत्ल पर जो तहकीकात हो रही है, उन पर मकतूल के अहल खाना का अदम एतमाद इस निज़ाम पर सवाल ज़रूर खड़े कर देता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, बहुत सारे सियासी मामला हैं, उन पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज के दिन इस्लामाबाद का मंजर कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अदालत भी लगी थी, एक जमात की सियासी क़यादत भी इस कचहरी के सामने पेश हुई, मगर किरदार अलग थे। पुराने मंजर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की पेशी थी, और आज के मंजर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की पेशी थी। जाली अकाउंट्स केस में आज पहली दफा आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के सामने पेश हुए। इस दौरान उनकी सहाफ़ियों से दिलचस्प गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। सहाफ़ी ने आसिफ जरदारी से सवाल किया कि आप आज इस कुर्सी पर बैठे हैं जहां नवाज शरीफ बैठते थे। आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि मियां साहब तो बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं। जिसके बाद सहाफ़ी ने सवाल किया कि फरियाल तालपुर जिस तरह यहाँ बैठी हैं, मरियम नवाज भी यहीं बैठा करती थीं। जिसका आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि आप तो खुश हैं ना। अब दिलचस्प बात यह है कि जब नून लीग मुकदमात से गुजर रही थी तो उस वक्त मरियम नवाज शरीफ ने इशारा दिया था कि जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जब नवाज शरीफ से फुर्सत मिल जाएगी तो बाकियों के साथ क्या होगा। Will you reach out to Zardari साहब for this? Because the other day he was saying मियां साहब को जेल में होना चाहिए था, मुस्लिम लीग नून से कोई बात नहीं करेंगे, और आपने कहा ये ज़बान जरदारी साहब की नहीं है। एक और कह रहा है जरदारी साहब के मुंह में जरदारी साहब की ज़बान नहीं होगी तो किसकी होगी? इतने सादा तो आप भी नहीं हैं। मैं क्या करूँ जी, मैं तो सादा हूँ। मैं तो आपके पास इंटरव्यू इसलिए लेने आया हूँ कि सवालों के जवाब मिल जाए। मगर ये कि उनसे इस तरह की बात एक्सपेक्ट करना, मैं अभी आई एम इन अ फिक्स, मुझे समझ नहीं आ रही कि जो लोग खुशी खुशी इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी तो वो बहुत खुशी खुशी नवाज़ शरीफ को गिराने की कोशिश में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ आनी चाहिए, उनको ये समझ आनी चाहिए कि नवाज़ शरीफ, वो आपने नहीं बताया, नवाज़ शरीफ साहब फिर भी एक्सेप्टेबल हैं। कुछ लोगों की तो एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं। तो आप सोचें कि जब नवाज़ शरीफ से फरागत हो जाएगी लोगों को, वो बाकियों के साथ क्या हाल होगा। रिजर्व पेशी के मौके पर एक अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। समाअत के आगाज़ में ही दो खवातीन मुल्जिमान ने गवाह बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। दोनों खवातीन मुल्जिमान ने अदालत से दरख्वास्त की कि हमारा नाम मुल्जिमान की फहरिस्त में है, लेकिन हम गवाही देने को तैयार हैं। हमने चेयरमैन नैब को भी दरख्वास्त लिखी है, जिस पर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने खवातीन से पूछा कि क्या आप वादा माफ गवाह बनेंगी, जिस पर दीगर मुल्जिमान के वकला ने एतराज़ करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये कोई स्टेज नहीं है वादा मुआफ़ गवाह बनने का। जिस पर जज ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि खवातीन की दरख्वास्त पर आप क्या कहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमें चेक करना होगा कि कोई दरख्वास्त नैब में है या नहीं। जिसके बाद अदालत ने दोनों खवातीन से अलग अलग तहरीरी दरख्वास्तें जमा कराने की हिदायत कर दी। जबकि दूसरी तरफ आज आसिफ अली जरदारी समेत बेशतर मुल्जिमान ने अदालत में अपनी हाजिरी लगाई, और जो गैर हाजिर मुल्जिमान थे अदालत ने उन्हें 12 अप्रैल को तलब करके हाजिरी लगाने की हिदायत की, और केस की बाकायदा समाअत अदालत ने 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अब अहम बात यह है कि आज पेशी आसिफ अली जरदारी की थी, मगर अदालत के बाहर जिक्र नवाज शरीफ का होता रहा। आज अदालत के बाहर जब आसिफ अली जरदारी को सहाफ़ियों के सवालात का सामना करना पड़ा तो उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते। महसूस ये कर रहे हैं कि ये वही जगह है आए थे पहले जहाँ पे गुजरे थे, जहाँ से कोई बात नहीं। अब ये जो केस इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में चल रहा है, ये वही केस है जो कराची की बैंकिंग कोर्ट में चल रहा था, जिसकी मुंतकली के बाद अब समाअत इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में हो रही है। अभी तक नैब ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंसेस दायर नहीं किए, अलबत्ता अब तक 2 रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। आज जाली अकाउंट्स केस में पिंक रेजिडेंसी को सरकारी ज़मीनें अलॉट करने से मुतालिक एक रेफरेंस दायर किया गया, जिसमें मरकजी मुलजिम ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद को रखा गया है। जबकि इससे पहले आसिफ अली जरदारी की मुबैना फ्रंटमैन यूनुस कोडवावी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, मगर अब तक आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ रेफरेंसेस दायर नहीं हुए। नैब ने उन्हें ज़रूर तलब किया था और उन्हें सवालनामा भिजवाया था, जिसका अब तक जवाब नहीं दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ ज़राए से यह खबर सामने आई कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने जवाब जमा कराने के लिए 17 अप्रैल तक का वक्त मांग लिया। जबकि इस हवाले से आसिफ अली जरदारी और बिलावल के वकील फारूक नाइक की तरफ से नैब रावलपिंडी को खत लिखा गया, जिसके बाद नैब ज़राए से खबर सामने आई कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने 30 मार्च तक नैब को जवाबात जमा कराने थे। आसिफ जरदारी और बिलावल का नैब को जवाब देने का वक्त गुजर चुका है, इसलिए अब खत का जायजा लेकर कानून की रोशनी में फैसला किया जाएगा। यानी नैब ज़राए भी तस्दीक कर रहे हैं कि जवाब जमा नहीं करवाया गया।
और अब खत लिखा गया है कि जवाब जमा कराने की मोहलत दी जाए। लेकिन जब हमने गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए इत्तलात मुर्ज़ा वहाब से पूछा था कि आपने वक्त गुजरने के बावजूद जवाब जमा क्यों नहीं करवाया, तो उन्होंने मौका अख्तियार किया कि जवाब जमा कराने के लिए कोई टाइम फ्रेम ही नहीं दिया गया था। अब ये कहा जा रहा है जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कि टाइम दिया जाए, उस वक्त कहा कि कोई टाइम फ्रेम ही नहीं। 20 मार्च को नैब ने सवालनामा दिया था बिलावल भुट्टो को और आसिफ जरदारी को, 10 दिन में जवाब देना था, दिया नहीं उन्होंने अभी तक जवाब। शाजिद साहब, वो सवालनामा मैंने देखा है, उसमें अगर कहीं पर भी ये लिखा हो कि 10 दिन के अंदर आपको जवाब देना हो तो आप ये सवाल, मैं समझता हूँ आपका बिल्कुल जेन्युइन बनता है। जो मेरी इत्तलात है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। नहीं मुर्ज़ा साहब, जो इन दोनों की पेशी के बाद नैब की प्रेस रिलीज थी उसमें तो लिखा हुआ था कि 3 रेफरेंसेस में फिलहाल इनसे सवालात हुए दोनों से और 10 दिन के अंदर नैब रावलपिंडी की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्होंने जवाब जमा कराने हैं। जब इनसे को दिया गया सवालनामा उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, वर्बली भी नहीं कहा गया कि 10 दिन में जवाब जमा कराना है। जो मेरे पास इत्तलात हैं और मैंने वो सवालनामा देखा है, उसमें कहीं पर भी कोई टाइम फ्रेम का जिक्र नहीं है। पीपल्स पार्टी इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ भी इख्तियार किए हुए है। बिलावल भुट्टो जरदारी हों या आसिफ जरदारी हों, वो जारहाना सियासत का हवाला दे रहे हैं। इस हवाले से अब तक कयास राइयाँ हो रही हैं कि आखिर पीपल्स पार्टी करेगी क्या, नून लीग को साथ मिलाएगी या नहीं मिलाएगी। आज रोज़नामा डॉन में शाया होने वाली खबर के मुताबिक नून लीग की लीडरशिप को अंदरूनी दबाव का सामना है कि वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले और पीपल्स पार्टी का साथ दे। खबर के मुताबिक कुछ रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत से दरख्वास्त की है कि पार्टी के कारकुनों को मुतहर्रिक करके हुकूमत के खिलाफ मुहिम का ऐलान किया जाए। अब पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ क्या मिलकर पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत के खिलाफ कोई मुहिम चला पाएंगे? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा का मुज़म्मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, हुकूमत पर प्रेशर आपने ज़ाहिर डालने की बड़ी कोशिश की है, मगर हुकूमत प्रेशर में आई नहीं है, काफ़ी लाइट लिया है पीपल्स पार्टी की तरफ से। जो भी बयानात आए वो वफाकी हुकूमत ने, नैब हो दूसरे मामलात हों, क्या वाज़े नज़र नहीं आ रहा कि बड़े तरीके से पहले आपको एक तरफ उलझाया हुआ था, नून लीग की बारी थी, अब नून लीग को उलझाया हुआ है, जरदारी साहब की बारी है, तो बड़ा तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट हुआ हुआ है कि आप दोनों भी मिलके हुकूमत पर प्रेशर डाल नहीं पा रहे इंडिविजुअली भी। देखिए ना, हुकूमत को प्रेशराइज करने का एक रास्ता रह गया कि हम धरने देना शुरू कर दें, वो सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेगा। बाकी हमारा काम क्या है? मीडिया के जरिए क्या हम नहीं कर रहे? क्या हम ये बात पब्लिक इशू नहीं ले रहे? अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, जनरली कुछ हमारे दोस्त जो हैं वो डिबेट करते हुए हम पे सवाल ये रेज कर रहे हैं कि देखें जी, आप तो अपने इश्यूज़ में उलझे हुए हैं, अवाम के इश्यूज़ को अब तवज्जो नहीं दे रहे। आप मुझे कोई एक स्पीच, हमारे किसी सीनियर की कोई एक स्पीच, कोई एक इवेंट ऐसा बता दे जिसमें आइन, कानून, पाकिस्तान के अवाम के अंदर ज़िंदगी में तलखियाँ, तंगियाँ, इसके ऊपर बात ना हुई हो, महंगाई के ऊपर बात ना हुई हो, बैड गवर्नेंस के ऊपर बात ना हुई हो। ये सारे के सारे इशू क्या अवाम के नहीं हैं? अवाम के इशूज़ हैं। अब उसका एक तरीक़ाकार है। एक तरीका वो है जो खान साहब ने अडॉप्ट किया कि आप जाके पार्लियामान के बाहर धरना दे के बैठ जाएँ, और वो रोज़ हमें दावत भी देते हैं कि जनाब आएँ, आपके पास बंदे ही नहीं है, आएँ, मैं आपको दावत देता हूँ, धरना दें, आप आके बैठे कंटेनर में। हालांकि उन्हें समझना चाहिए कि आज जरदारी साहब की पेशी थी, हमारा बाकायदा डिक्लेयर किया हुआ था कि हम नहीं जाएंगे, और जरदारी साहब ने मना किया हुआ था। हम 5 लोग थे टोटल पार्टी के जो तंजीम के थे, बाकी उनके वकला थे। 5 लोगों के लिए कोई 5000 पुलिस वाले, सारे इस्लामाबाद की पुलिस और रेंजर्स वहाँ पर डिप्लाई की हुई थी। किस काम के लिए? वो भाई 5 लोग एक तारीख पे अदालत में हाजिर होने पे तो आप इतने खौफजदा हो कि आपने सारे इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ डिप्लाई कर दी, और जब हम लॉन्ग मार्च करते हुए वहाँ तक आ गए फिर क्या होगा? फिर आपका टॉलरेंस लेवल क्या होगा? सो इनके कहने में और इनके कॉल और फेल में जो तजाद है वो जाहिर हो रहा है। बट हम समझते हैं कि इस वक्त क्राइसिस ऐसा है, हम गवर्नमेंट की सिमत दुरुस्त करना चाहते हैं, लेकिन अगर सिमत दुरुस्त ना होगी तो फिर नेचुरली शाहजेब साहब चीज़ें हाथ से निकल भी जाया करती हैं। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत बने। इंडिविजुअली तो हाथ से कोई नहीं निकाल पा रहे हुकूमत के, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब दोबारा एक्टिव हुए हैं, मियाँ साहब से, जरदारी साहब से, दोनों से मुलाकातें करना चाहते हैं। वो इसी लिए हो रहे हैं ताकि प्रेशर डाल सकें आप मिलकर? शाहजेब साहब, मेरी कोई ऐसी उनसे मुलाकात हुई नहीं, मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन मौलाना दोनों के दोस्त हैं। मौलाना एक मौकर सियासी लीडर है और वो सब लोगों से मिलते रहते हैं। उनका नुक्ता नज़र भी वाज़ेह है, वो इस हुकूमत के शदीद मुखालिफ हैं, और वो उनकी ख्वाहिश तो पहले से थी कि सबको इकट्ठा किया जाए, लेकिन अब वो क्या एजेंडा लेके चले हैं, मेरी उनसे ना मुलाकात हुई है ना कोई ऐसी खबर है। लेकिन ये बात बहरहाल अपनी जगह मोतबर है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट सारा ड्रामा कर रही है या करवा रही है,
उसमें शाहजेब साहब आज जरदारी साहब पेश हुए, फरियाल बीबी पेश हुई उस केस के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस के जिस तरह भी मिसमैनेज हुआ और गवर्नमेंट की परेशानी नजर आई, अदालत के अंदर सूरत हाल ये थी कि ये केस जो नैब ने तैयार किया और उसके बाद इस केस को ट्रांसफ़र करने का शोर हुआ, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक हम जाके लड़े, हाई कोर्ट तक जाके लड़े, कई महीने से ये चल रहा है कि इसको सिंध में सुना जाए या यहाँ सुना जाए। हमारी पोजीशन आज भी वही है, लेकिन आज केस की प्रेपरेशन का आलम यह था, अदालत ने तो उस केस में उसकी FIR और उसकी अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रेफरेंस तस्लीम कर लिया। हमारे वकला का मौक़िफ़ ये था, फारूक नायक साहब और खोसा साहब और बाकी वकला का, कि जी आप प्रोसीड करें, अदालत इसको केस चलाए। नैब टाइम मांग रही थी कि नहीं जनाब हमें टाइम दें, हमारी तैयारी नहीं है, हमने एडिशनल रेफरेंस फाइल करना है। वो भाई तो फिर ये सारा हंगामा, ये सारा जो आपने मीडिया ट्रायल करा दिया, ये पूरे मुल्क के अंदर जो हंगामा है कि जी लुट के खा गए और पता नहीं क्या हो गया और इमरान खान भी गालियां दे रहे हैं हर वक्त, तो फिर ये क्या है? मगर टाइम तो बिलावल और जरदारी साहब भी मांग रहे हैं। पहले तो पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि नहीं जी कोई डेडलाइन नहीं दी गई, मगर डेडलाइन थी वो खत्म हो गई और अब नैब से जवाब जमा कराने के लिए टाइम मांग रहे हैं। तो आपके पास अगर जवाब बड़े कैटेगोरिकल हैं तो दे देते, टाइम क्यों मांग रहे हैं? सर वो है वो सवालनामे के जवाब में जिसमें एक डिटेल जवाब आना है और हमें उसको थोड़ा सा सोच के जवाब देने में कोई हर्ज नहीं, और अलॉन्ग विद दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स। मैं उस रेफरेंस की बात कर रहा हूं जो आज अदालत में पेश हुआ, ये अलग इशू है। उस केस के अंदर नैब के तैयारी का आलम यह था कि उनकी पेपर बुक्स तैयार नहीं थी जो सारे जो मुलजिम थे उनको देनी थी। उस पर जज साहब बड़े नालायक हुए और उन्होंने कहा कि ये क्या है, अगली तारीख पे ये सारा कुछ तैयार करके लाओ ताकि हम इन सबको इनके केस की डिटेल दे सके। सो ये इस तरह की तैयारी का आलम है, ना कोई सबूत है ना कोई बात है, लेकिन हंगामा पूरे मुल्क में है कि जी वो पता नहीं नैब ने क्या पकड़ लिया, क्या नैब ने एक JIT जो कि नहीं थी उसके ऊपर सारी तहकीकात हुई हैं। अब साथ में बताइएगा जरदारी साहब से जो साफियों ने सवालात किए वो यही थे कि जहां आप बैठे हैं वहाँ नवाज शरीफ बैठे होते थे, फरियाल साहिबा जहाँ बैठी हैं वहाँ मरियम नवाज बैठी होती थी। कोई 1-1.25 साल पहले मुनीर फारूक को इंटरव्यू देते हुए कहा था मरियम नवाज ने कि जरदारी साहब किसी और की ज़बान बोल रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हम तो फिर भी कहीं ना कहीं काबिल कबूल है मियाँ साहब, जरदारी साहब नहीं है, उनका वक्त भी आएगा। 1 साल में आ गया। देखिए ये तो खैर चस्के बसके होते हैं ना, आप साफ़ी सवाल करते रहते हैं माजी से रिलेट करते हुए। उनका अपना केस था, हमारा अपना केस है, और हमने कभी भी मियाँ साहब के केस के ऊपर खुशी का इजहार नहीं किया, किसी के केस पे भी खुशी का इजहार नहीं। कायरा साहब बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया, जब आया था तो अदालतों की तारीफ भी की थी, फैसले पर खुशी का इजहार भी किया था। क्या था आप लोगों ने? मैं अब भी कहूँगा आपको कि आप वो किसी वक्त प्रोग्राम में बुला लीजिए मुझे, मैं अब वो क्लिप भी चला के देख लेंगे। हमने उस वक्त भी ये कहा था कि मियाँ साहब जो JIT का फैसला था वो आपने खुद JIT मानी थी। हमने कहा था कमीशन बनवाएं, हमने कहा था लेजिस्लेशन करें, हमने अपोजिशन को इकट्ठा किया था, हमने उसके TORs बनाए थे, लेकिन खान साहब चले गए थे कोर्ट में और मियाँ साहब ने मान लिया था। अगर वो JIT ना मानते तो सूरत हाल हमारा मौक़िफ़ मुख्तलिफ था उससे। उस वक्त हमने ये कहा कि जब आप खुद मान चुके हैं और आज आप JIT पे एतराज़ करें तो ये मुनासिब नहीं है, और उसकी रोशनी में अगर अदालती फैसला आया है तो JIT की बुनियाद पर अदालती फैसले को चैलेंज आप नहीं कर सकते, ये हमारा मौक़िफ़। बहुत शुक्रिया। मौजूद थे दूसरी तरफ नून लीग में जो शहबाज शरीफ फैमिली है उनका मुश्किल वक्त चलता नज़र आ रहा है। वीकेंड पर 2 दफ़ा हुआ कि नैब ने रेड किया मगर नैब कामयाब नहीं हुई, लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, और अब तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट से खुश नहीं है, अदालत के फैसले पर तनकीद कर रही है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। नून लीग के रहनुमा और पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को नैब ने 2 बार गिरफ्तार करने की कोशिश की मगर गिरफ्तार नहीं कर सका। मगर लाहौर हाई कोर्ट ने आज नैब को हमजा शहबाज को 17 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की क़बल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत और फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से 17 अप्रैल तक रोक दिया और 1 करोड़ रुपए के एवज हमजा शहबाज की क़बल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली और नैब को नोटिस जारी कर दी। हमजा शहबाज को फिलवक्त जमानत मिल गई है मगर नैब ने शरीफ खानदान के हवाले से एक और दावा कर दिया। नैब ने आज रमजान शुगर मिल्स के मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से नैब का दावा है कि मोहम्मद मुश्ताक ने हमजा और सुलेमान के लिए मुबैना फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। मुलजिम ने जाली तरसीलात के जरिए कमोबेश 50 करोड़ रुपए पहले अपने अकाउंट में मुंतकिल किए,
मुलजिम ने बाद में रकम सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल की। नैब ने एक और बड़ा दावा कर दिया है, मगर गुज़िश्ता 3 दिनों में नैब को मुसलसल सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। पहले जुम्मे को नैब की टीम ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापा मारा, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिसके बाद 24 घंटे में दूसरी बार यानी हफ्ते को नैब की टीम दोबारा हमजा शहबाज को आमदी से ज़ायद असासे और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के लिए पहुंची। और इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार शमीम अहमद खान ने अपने चैम्बर में गिरफ्तारी रोकने से मुताल्लिक हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की और 2 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए उन्हें पीर को लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश होने की हिदायत कर दी। अहम बात यह है कि हफ्ते को आने वाले लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल नैब के बजाय हुकूमत की तरफ से आया। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट की कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुमसे पहले बहुत सी कौमें तबाह हो गईं, जहां ताकतवर के लिए एक और कमजोर के लिए दूसरा कानून था। हुकूमत अदालती फैसलों पर तनकीद कर रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी वज़ीर मुलाकात के बाद एक बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को NRO ना मिलता और इस केस का फैसला मेरिट पर किया जाता तो आज पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। वज़ीर आज़म इमरान खान जिस हुदैबिया केस का हवाला दे रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया केस दोबारा खोलने की नैब की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। इसी तरह वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी नईम उल हक ने हफ्ते को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी रोकने से मुताल्लिक आए फैसले पर ट्वीट की और कहा कि अदलिया को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे आइन से भी ऊपर उसूलों की किताब है जो कुरान पाक है। हमारे मुल्क के हर जज को कुरान पाक तर्जुमे के साथ अपनी मेज़ पर रखनी चाहिए ताकि उन्हें यह एहसास रहे कि अल्लाह का कानून बालातर है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक ऐवान ने भी अदालती फैसले पर तनकीद की। उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर मुल्जिम को हिफाजती जमानत मिलनी चाहिए। जो रिलीफ हमजा शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के लिए है, वही रिलीफ जो है वो हम तो खुश है इस बात पे कि जब कोई अरेस्ट वारंट किसी मुल्जिम के जारी हो तो अदालतें जो है वो हर मुल्जिम को फिर प्री बेल अरेस्ट वो अदालत में पेश भी ना हो, घर के 5 स्टार ड्राइंग रूम में बैठे और वो उसको बेल अरेस्ट ना करने के लिए अदालती अहकामात मिल जाएं, तो ये सबके लिए होना चाहिए। हम यकसा निजाम की बात कर रहे हैं। इस बात पे किस तरह 22 करोड़ अवाम को मुतमिन करेंगे तलाल साहब कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी ऐसा हो कि प्रोटेक्टिव बेल किसी भी मुल्जिम की वो घर के ड्राइंग रूम में बैठा और चीफ जस्टिस साहब अपने ड्राइंग रूम में वो ग्रांट कर दें। ये सारी तनकीद इस वक्त हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। जब नून लीग के खिलाफ फैसले आ रहे थे तो नून लीग शदीद तनकीद करती थी। नून लीग के रहनुमाओं को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए गए। कुछ के करियर इस इलेक्शन तक ख़त्म हो गए, 5-5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। दानिया अजीज़ हों, साथ में तलाल चौधरी हों, अब और इसके अलावा नोटिस सर्व भी हुए, चाहे वो एहसन इकबाल साहब हों, ख़ुद वज़ीर आज़म हो साबिक। अब जबकि इतनी शदीद तनकीद तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही है तो सवाल उठ रहा है कि क्या ये दोनों जमातें जब इनके खिलाफ फैसले आएंगे या इनके मुताबिक फैसले नहीं आएंगे तो अदालतों को मुतनाज़ बनाएंगी, या फिर नैब जैसे इदारे ने मामलात को इस तरीके से डील किया है कि जब वो आला अदालत में जाते हैं तो आला अदलिया मुतनाज़ हो जाती है, या फिर खुद अदालतों ने अपने आप को कुछ मामलात में उलझा कर, सियासी मामलात में उलझा कर अपने आप को मुतनाज़ कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तनकीद के बाद हफ्ते को हमजा शहबाज को गिरफ्तारी से रोकने के हाई कोर्ट के फैसले पर सोशल मीडिया पर भी बाकायदा तौर पर ट्रेंड बनाए गए, ट्रोलिंग हुई और छुट्टी के दिन आए हाई कोर्ट के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया कि छुट्टी के दिन हाई कोर्ट के फैसले पर कैसे हो गया, हफ्ते के दिन ये मामला कैसे अदालत ने उठा लिया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अदालतें छुट्टी के दिन भी दरख्वास्तें निपटाती रही हैं, मगर सोशल मीडिया पर अदालत को तनकीद का निशाना बनाया गया। माजी में जब अदालती फैसले नून लीग के खिलाफ आए तो ये नून लीग करती थी, सोशल मीडिया पर जब इस किस्म के मामलात हुए तो उस पर नोटिस हुए। अब जब सोशल मीडिया पर इतनी तनकीद अदालत पर हो रही है तो हुकूमत क्या करेगी और किस हद तक ये तनकीद दुरुस्त है? क्या वाकई कानून से हटकर और रिवायत से हटकर रिलीफ हमजा शहबाज को अदालत ने दिया है? इस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ साबिक निगरान वज़ीर कानून माहिर कानून अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया। अली ज़फ़र साहब, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि हमजा शहबाज को रिलीफ जो मिला कबल गिरफ्तारी ज़मानत का, वो क्या अनप्रेसिडेंटेड है? रिवायत के ख़िलाफ़ या कानून के ख़िलाफ़ काम कर दिया, हफ्ते को दे दिया, तो क्या रिवायत के ख़िलाफ़ अदालत ने काम कर दिया? तहरीक इंसाफ खुश नज़र नहीं आती, तनकीद कर रही है अदालती फैसले पर। जी देखें, इसमें कानून तो बड़ा वाज़े है और ऐसे आपके पास पहले भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं
जो ये कहती हैं कि अगर किसी को अदालत तक पहुंचना है, इस्तदा करनी है अपनी बेल के लिए, लेकिन किसी वजह से वो उस अदालत तक नहीं पहुंच सकता, मसलन उसको ये शक है कि रास्ते में पुलिस ने नाका डाला हुआ है और वो पकड़ लेंगे उनको, तो एक प्रोटेक्टिव बेल के लिए आप अदालत से रुजू कर सकते हैं और अदालत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, मैं आपके सामने अपनी बेल एप्लीकेशन रखना चाहता हूं, लेकिन मुझे रास्ते में ख़दशा है कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो मुझे एक प्रोटेक्टिव कस्टडी अपनी कस्टडी में लेके मुझे एक प्रोटेक्टिव बेल दे दें ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं। और अदालतें ऐसी बेल देती हैं और कहती हैं कि आप हमारे तक पहुंच सकें, आपको पुलिस को पाबंद किया जाता है कि अरेस्ट ना किया जाए इन द मीन टाइम। और ये ऐसी कोई अजीबो गरीब बात नहीं है, ये आम शहरी के साथ भी ऐसी बेलें मिल जाती हैं, और चूंकि ये एक ख़ास केस था इसलिए शायद इसकी कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो गई। ये बात ज़रूर है कि हफ्ते को बेल लेना, अमूमन हमने देखा गया है कि अगर हफ्ते को आप बेल के लिए अप्लाई करें तो कहा यह जाता है कि आप सोमवार को आएँ, जो एक रेगुलर दिन होता है, और फिर आपकी ये बेल की हम एप्लीकेशन की समाअत करेंगे। तो उस लिहाज से शायद एक कंट्रोवर्सी इसलिए भी पैदा हो गई कि ये हफ्ते को शायद शाम को बेल ली गई। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि शाम को बेल लेने में भी या प्रोटेक्टिव बेल लेने में भी कोई गैर कानूनी बात नहीं है, ये भी इख्तियार है अदालत के पास कि वो ये कर सकती है। और कहा तो ये जाता है कि अगर अदालत के पास आप अगर कोर्ट के बाहर भी रजू फरमाएं, अगर वो किसी और जगह पे भी हो अदालत, और आप जाके एक जज से रिक्वेस्ट करें बेल की, तो वहाँ भी वो बेल। एक तो कंट्रोवर्सी ये थी कि नैब कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हम हर किस्म की ऐसी गिरफ्तारी कर सकते हैं, और हमजा शहबाज कह रहे थे कि मेरे पास हाई कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का एक जनरल ऑर्डर है, तो स्पेसिफिक ऑर्डर प्रिवेल करेगा। तो क्या हफ्ते के दिन ही आप समझते हैं उस कंट्रोवर्सी में जरूरत थी कि लाहौर हाई कोर्ट अपने हुक्मनामे की इंटरप्रिटेशन करती या मंडे तक इंतजार करती? नहीं, देखें, ये भी कंट्रोवर्सी मेरा ख्याल है सिर्फ इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो शख्सियत इन्वॉल्व हैं वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं और वेल नोन फिगर हैं, वरना कानून इसमें बड़ा वाज़े है, दोनों तरफ कानून है। एक तरफ कानून ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो हर अदालत पाबंद है उसको अमल करने पे, और ये एक जनरल लॉ है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कानून है कि अगर कोई स्पेसिफिक केस में कोई अदालत, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, वो गलत, सही, बुरा, अच्छा ऑर्डर पास कर दे, तो वो ऑर्डर एक तरह फाइनल ऑर्डर होता है। और अगर किसी को उस ऑर्डर से शिकायत हो या किसी जजमेंट से शिकायत हो तो उनको चाहिए कि वो रजू फरमाएं, वापस रिव्यू के तौर पे अदालत के पास जाएं या उसके ख़िलाफ़ अपील करें। तो इस केस में चूँकि एक स्पेसिफिक ऑर्डर था हमजा साहब के फेवर में, जो अदालत ने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि वो उनके सामने जब तक उनको अरेस्ट नहीं करना, जब तक इजाज़त ना ले लें हाई कोर्ट से, तो नैब को अगर ये ख्याल था कि वो अदालत का ऑर्डर गलत है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो अब ऑर्डर नहीं रहा, तो उनको चाहिए था कि उस हाई कोर्ट के सामने पेश होते, रिव्यू कराते और कहते कि ये आप ऑर्डर, आप इस सुप्रीम कोर्ट की लाइट में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की लाइट में इस ऑर्डर को चेंज करें, या उसके खिलाफ अपील कर देते और फिर सुप्रीम कोर्ट को रजू फरमाते और कहते कि हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड करें ताकि हम अरेस्ट कर सकें। तो ये खुद नहीं हो सकता कि अज खुद आप ये फैसला कर लें कि एक ऑर्डर अब नहीं रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा जनरल ऑर्डर दे दिया है। अगर ये हर कोई फैसला करना चाहे कि मैं अपनी मर्ज़ी से इंटरप्रेट कर लूँ और तशरीह कर लूँ एक कानून की, तो फिर तो एक अनारकी हो जाएगी मुल्क में। अगर कहा यह जाता है कि अगर वॉइड ऑर्डर भी हो, बिल्कुल गलत ऑर्डर भी हो, आपको उसको फिर भी चैलेंज करना पड़ता है किसी ना किसी जगह पे। जब तक वो ऑर्डर सही या गलत, वो एक अदालत का ऑर्डर होगा, आपको वो मानना है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसकी खिलाफ वर्जी की नैब ने, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी कोर्ट किया तब भी लाहौर हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी है उनकी जमानत। तो जो पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ, नैब खिलाफ वर्जी करता रहा लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की। जी, मेरी नज़र में नैब को चाहिए था, और यही एक सही बात होती है, अगर नैब जाके खुद अदालत को कहता कि जनाब अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, हमने अरेस्ट करना है, हमारे पास अब ये ग्राउंड्स आ गई हैं, तो आप अपना ये ऑर्डर तब्दील फरमाएं। क्योंकि आप देखें, अगर हर कोई खुद फैसला करना चाहे
कि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह से ख़त्म हो गया है, तो फिर तो आप और मैं भी तशरीह कर सकते हैं और कल को कोई भी ऑर्डर नहीं मानेगा हाई कोर्ट का। हर कोई कहेगा कि हमारी तशरीह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की फ़लाँ जजमेंट के ख़िलाफ़ वर्जी की है ये हाई कोर्ट के ऑर्डर ने, इसलिए हम इसको नहीं मानते। तो मेरे ख़्याल से मेरी ओपिनियन ये है, मेरे व्यू में, कि ये नैब को चाहिए था कि वो इसमें इतनी जल्दी क्या थी अरेस्ट करने की। वो हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर था तो हाई कोर्ट को ही रजू फरमाते कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में आप अपना फैसला तब्दील। जफर साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। साथ ही ये तासुर उभर रहा है कि जो हुकूमत पर तनकीद करे, हुकूमती पॉलिसीज़ को गलत करार दे, उसके खिलाफ नैब मुतहर्रिक हो जाता है, नैब की कार्रवाइयों में तेज़ी आ जाती है। हुकूमत ने नैब की सिफारिश पर साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL पर डाल दिया है। गुज़िश्ता रोज़ उन्हें बरतानिया में एक तकरीब में शिरकत के लिए जाना था, मगर ECL में नाम होने की वजह से वो नहीं जा सके। वज़ीर ख़जाना बनने से पहले मिफ्ता इस्माइल सुई सदन गैस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी रहे। इस दौरान उन्होंने LNG टर्मिनल का ठेका एंग्रो को दिया, जिस पर नैब ने मिफ्ता इस्माइल को तलब किया, सवालनामा दिया, उन्होंने जिसका जवाब दे दिया। अब नैब ने उनका नाम हुकूमत से सिफारिश कर ECL में डलवा दिया है। हालांकि सुई सदन गैस के तमाम 13 डायरेक्टर्स ने टर्मिनल का ठेका देने के हक में वोट दिया। फैसले में एडिशनल सेक्रेटरीज भी शामिल थे जो अब इस वक्त भी काम कर रहे हैं। बोर्ड में शामिल डायरेक्टर्स में वुकला, बैंकर्स, बिजनेसमैन भी शामिल थे। सबने टर्मिनल के ठेके की हिमायत में वोट दिया। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की हैसियत से मिफ्ता इस्माइल ने भी एक वोट दिया, उनका एक ही वोट था, उन्हीं का नाम ECL में डाला गया, बाकी किसी का नाम ECL में नहीं डाला गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है।